नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेकर के आ गए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए संस्कृत का होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संस्कृत पेडागोजी के ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मेरा निवेदन होगा वीडियो को पूरा देखना, और यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये पहला अभ्यास प्रश्न पत्र है। आगे 5 अभ्यास और हम लेकर के आएंगे, वो आप तक पहुँच सके, उसका नोटिफिकेशन आए, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मौन वाचनस अभ्यासा भवितव्य। जो मौन वाचन का अभ्यास है वह भवितव्य मतलब होना चाहिए। कब होना चाहिए? यदा कदा मतलब जब कभी भी। अनियमित रूपेण मतलब अनियमित रूप से। रात्रि समय मतलब रात्रि के समय। नियमित रूपेण मतलब नियमित रूप से। तो नियमित रूप से होना चाहिए मतलब डेली, प्रतिदिन होना चाहिए मौन वाचन का अभ्यास। ये व्याख्या सहित दिए है, जिसमें समझ में नहीं आएगा उसमें हम समझाते जाएंगे। आगे देखें। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसमें जो पहला कथन दिया है कि भाषा अधिगम का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना, है बिल्कुल गलत है। रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा का अधिगम नहीं करते, इसलिए वो कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल असत्य हो जाएगा। चलिए और देखते हैं आगे। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है भाषा सीखने के संबंध में? तो यहाँ पहला कथन दिया, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह सीखना नहीं हुआ। ये कथन मतलब इसको सही नहीं माना जाए, गलत, सही नहीं है। तो आपको बताया इसका डी सही हो जाएगा। इसको सुने ध्यान से। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला, मतलब सकारात्मक वातावरण हो, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला वातावरण हो, तो बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। आगे देखें। NCF 2005 अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं च साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम मन्यते। मतलब NCF 2005 के अनुसार कल्पना चिंतन एवं साक्षरता द्वारा ज्ञान का अर्जन किस में समाहित है? तो वह है मातृभाषा में, मातृभाषा के माध्यम से होता है। और देखें, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके उसमें पेपर में देखना आप आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगला, भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्यम किम। आप पूछते हो हमारा लक्ष्य क्या है? अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि, में एक पद में उत्तर देता हूँ। विजयाः, विजय। एतदृशः प्रश्न है, कैसा प्रश्न है? सहजः, ये सहज प्रश्न है कि आप पूछते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो मैं उत्तर देता हूँ विजय। आगे देखें। भाषाधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति। भाषा अधिगम के समय में बहुभाषात्मकता क्या है? ये बाधा उत्पन्न करती है। बहुभाषात्मकता क्या होती है? बाधा उत्पन्न करती है, बाधा भाषा अधिगम के समय में। आगे देखें। प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भारम बिना अधिगमनम, मतलब बाहर के बिना अधिगमन नहीं। इति नाम्नी प्रतिवेदने कानिचित अनुशंसानि कृतानि निम्नलिखित किम अनुशंसनम न। इसमें से किसका अनुशंसन नहीं है? तो ये बतला रहे हैं, हिंदी में देख लेते इसको। प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा बिना भार के अधिगम इस भाग से प्रतिवेदन दिया है जिससे कुछ अनुशंसाएं प्रदान की गई। इनमें निम्नलिखित अनुशंसा सम्मिलित नहीं है। क्या? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित और मनोरंजन पूर्ण होता है। ये इसमें सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, कई दोस्त कहते हैं कि सर जब हिंदी में प्रश्न आते हैं तो मैं समझ लेता हूँ, लेकिन संस्कृत के नहीं बन पाते। आप चिंता नहीं करें, आप हमारे इन प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे तो आपको संस्कृत के प्रश्न भी समझना आ जाएगा कि वो पूछ क्या रहे। इसलिए मेरा निवेदन होगा वीडियो को पूरा देखिएगा। चले आगे। प्रभावी अधिगमनाय छात्रा कीदृशा भवतु भवेयु, मतलब प्रभावी अधिगम के लिए छात्र कैसा होना चाहिए? तो इसका पहले ही है जिज्ञासा पूर्णा सक्रिया च, मतलब जिज्ञासा पूर्ण और सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, उसका जिज्ञासा होनी चाहिए, सक्रिय, तो अच्छा प्रभावी अधिगम होगा। और देखें। निम्नलिखितेषु किम कथनम असत्यम। स्वायत्त शिक्षार्थिना ते एव ए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? स्वायत्त शिक्षार्थिना ते एव ए। स्वायत्त शिक्षार्थी कौन है? तो वह स्व अधिगमनाय स्व उत्तरदायित्व स्वीकुर्वन्ति, मतलब अपने अधिगम को अपने उत्तरदायित्व मान करके स्वीकार करते हैं।
स्वायत्त शिक्षार्थी वे होते हैं जो अपने द्वारा सीखने के लिए स्वयं को उत्तरदायी स्वीकार करते हैं कि मैं स्वयं हूँ अपने सीखने के लिए उत्तरदायी। जो छात्र स्वयं से सीखते हैं तथा किसी की सहायता नहीं लेते वे स्वायत्त छात्र हैं। वे अपने अधिगम के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, आपने यदि इसको सुन लिया, व्याख्या सह सुनने से ये होता है कि एक साथ आपके 2-3 प्रश्नों की तैयारी हो जाती है, इसलिए जो जरूरी होते हैं उनकी हम व्याख्या भी आपको ले आ रहे हैं। चलिए आगे, विशिष्ट छात्राणाम बोधनाय। विशिष्ट छात्रों के बोध के लिए, ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें अपन हिंदी में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताओ उसमें डी ऑप्शन सही है। मुख्य धारा में प्रवेश अन्य छात्र सह बोधनम कर्तव्यम, मतलब मुख्य धारा में ही प्रवेश करते हुए, ठीक है, अन्य छात्रों के साथ उन्हें क्या करना चाहिए? बोधन या बोधता, मतलब सामान्य विशेष छात्रों को एक साथ ज्ञान देना चाहिए। देखें क्या लिखे, विशिष्ट छात्रों की जानकारी हेतु मुख्य धारा में प्रवेश करके छात्रों के साथ जानकारी प्राप्त करना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ही ऐसा होता है कि उसकी बोधता सामान्य से विशिष्ट दोनों छात्रों में समान रूप से हो, मतलब जो कमजोर छात्र हो, चाहे सामान्य हो, चाहे विशिष्ट किसी प्रकार के छात्र हों, एक साथ उनके लिए होना चाहिए। आगे देखें, प्रत्यक्ष अनुदेशन अधिकृत कस्य भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी। प्रत्यक्ष अनुदेशन को अधिकृत कर सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका किसकी है? तो आपको बता दें, अधिगम कर्तु, अधिगम कर्ता की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुदेशन में अधिगम कर्ता की भूमिका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। और देखिए, विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रमः। कई लोगों को यदि संस्कृत के प्रश्न समझ में ना हो, चिंता ना करें, आप आगे 5 जब अभ्यास लगा लेंगे तो 6वें के बाद आपको लगेगा कि अब तो हम संस्कृत के प्रश्न समझने लगे, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। इसलिए आप अभ्यास करिए, आएगा। आगे देखें, विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रमः, मतलब विस्तृत पदों में प्रतीप क्रम है। इसमें से कौन सा है प्रतीप क्रम? तो इसमें से है, इसका हो जाएगा डी, चोरह चुरती। ठीक है, अर्थात चोर चुराता है या चोरी करना। ठीक है, चोरा चुराती मतलब चोर चोरी करता है, चोर चुराता है। एक कैसा है? विस्तृत पदानाम प्रतीप क्रम है। ठीक है, आगे चलिए और देखते हैं। परिप्रक्षा आधारितम अधिगमम, मतलब परिप्रक्षा आधारित अधिगम छात्रों को कैसे प्रेरित करता है? तो आपको बता दें कि परिप्रेक्षा आधारित अधिगम छात्रों को किस प्रकार से प्रेरित करता है। पहला प्रश्न, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रान प्रश्नान पृष्ठुम प्रेरयति, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है परिप्रेक्षा आधारित अधिगम। ठीक है, इसको देख लें। परिप्रेक्षा आधारित अधिगम में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना होता है, अतः विकल्प ए तर्क संगत उत्तर है। शेष तीनों विकल्पों का प्रश्न से विशेष सामान्यता नहीं है। एक और कभी भी चीज़ आप याद रखना, जब भी पेडागोजी की आप पेपर दे रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें 3 ऑप्शन सही लग रहा है, 4 सही लग रहा है, तो आपको उसमें से बिल्कुल परफेक्ट वाला, आपको उससे जो संबंधित उसका नज़दीकी वो आपको ढूंढ के आंसर लगाना है। आगे देखें, भाषादि ग्रहण समय धारा प्रभाविता नाम, भाषा अधिग्रहण के समय धारा प्रभाविता क्या है? तो सहजतया संभाषणम पठनम लेखम च, मतलब सहजतापूर्वक संभाषण करें, पठन करें और लेखन करें। देख लें व्याख्या में क्या करें। यदि भाषा का ग्रहण विद्यार्थी कर रहा है तो उस समय भाषा पर स्वाभाविक रूप से रुचि, बोलने का कौशल, पढ़ने और लिखने की अभिरुचि, ये सभी भाषा अध्ययन की धारा प्रभावशीलता संकेतक कहलाते हैं। आगे देखें, आगे है भाषाधि गमाधि ग्रहणयो मध्य का भेदा, मतलब भाषा अधिग्रहण और क्या अधिग्रहणे, मतलब भाषा अधिग्रहण, दोनों के बीच में क्या भेद है? तो आपको बता दें कि अधिग्रहण प्रयासजन्य, अधिग्रहणम साहजिकम, मतलब अधिगम जो होता है वह प्रयासजन्य है, वो अधिग्रहण है वह कैसा है? सहज है। ठीक है, देख ले, इसको थोड़ा समझ लीजिए हिंदी में। भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण दोनों के बीच किंचित भेद है। भाषा अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है तथा भाषा अधिग्रहण सहजता, स्वाभाविकता का जनक कहलाती है।
भाषा अधिगम का मूल अध्ययन ज्ञान है और भाषा अधिग्रहण का पारिवारिक परिवेश से संबंधित सहज ज्ञान है। हम यह भी कह सकते हैं यदि भाषा अधिगम छात्र के लिए भाषा जनक भाव है तो भाषा अधिग्रहण भाषा का जन्य भाव है। ठीक है, चलिए आगे। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषाध्ययनम स्यात्। दोस्तों ऐसे जो प्रश्न हैं वो और भी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जो संस्कृत के वीडियोस में आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के अनुसार वीडियो चैनल पे जाके जरूर देखें। यूट्यूब पे आप टॉप 50 स्टडी सर्च करें, आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषाध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा का अध्ययन कैसा होता है तो मातृभाषा या प्रांतीय भाषा में होता है। ठीक है, प्रथम भाषा अध्ययन कैसा, मातृभाषा प्रांतीय भाषा। तो विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा का अध्ययन उस बच्चे को उसकी मातृभाषा के रूप में देना चाहिए, क्योंकि यह बालक परिवार में अपनी मातृभाषा में बढ़ता और पलता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका बालक के भाषा विकास पर उसके परिवार की होती है। कहा भी गया है परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। उपर्युक्त तथ्य के आधार पर निश्चित होता है कि विद्यालय शिक्षण में बालक का शिक्षण हिंदी भाषा है उसकी अर्थात मातृभाषा में होना चाहिए। आगे, श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्वम वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षण के लिए किसका महत्व होता है तो आपको बता दें श्रेष्ठ शिक्षण में अध्यापक का सबसे ज़्यादा महत्व है। ठीक है, प्राचीन काले गुरु स्वशिष्यान् केन विधिनाम शिक्षति स्म। मतलब प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य को किस विधि में शिक्षा देते थे तो आपको बता दें कि व्याख्यान विधि ना। प्राचीन काल में देखो इतनी पुस्तकें स्मार्ट क्लासेस सब नहीं होती थी, तो वो व्याख्या मतलब गुरु किसी विषय को लेकर के बैठ के उस पर व्याख्या करते थे, शिष्य उसको सुनते थे। तो देखिए प्राचीन काल में गुरु शिष्य को व्याख्या विधि से शिक्षा प्रदान करते थे। छात्र सुनकर उन्हें ग्रहण करते थे। पहले छात्रों की बुद्धि भी इतनी तेज रहती थी कि एक दो बार सुनने में याद हो जाता था। पहले श्रुति परंपरा विकसित हुई थी, तदनंतर लेखन परंपरा शुरुआत हुई। आगे, व्याकरण शिक्षणस् या नूतना रीति वर्तते। व्याकरण शिक्षण की नूतन रीति कौन सी है या नूतन रीति कौन सी है तो आगमन निगमन रीति ही ये क्या है, नूतन रीति कहलाती है। ठीक है, आगे तो एक और बात बता दें कि आगमन विधि में पहले उदाहरण होता है फिर नियम, और निगमन विधि में पहले नियम फिर उदाहरण। इस बात को आप याद रखिएगा। संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीना प्रणाली अस्ति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली है। वेरी वेरी IMP कई बार पूछा गया है, मैंने देखा पेपरों में, इसलिए आप इसको पढ़ लें। तो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली है, प्रत्यक्ष विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि ये भी है, पाठशाला विधि प्रणालियाँ ये भी है। तो प्रयुक्त सर्वा इसका उत्तर सही हो जाएगा D। ये सभी संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली है। शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थास्ति। शिक्षण पद का अर्थ क्या है इस पद में तो आपको बता दें शिक्षण पद का है ज्ञानस्य संक्रमणम, मतलब ज्ञान के संक्रमण से है। देखें आज शिक्षा की यही अवधारणा हो गई है, वह एन के इन प्रकार विषय विशेष का ज्ञान अर्जित कर अपनी जीविका का साधन बनाता है, जबकि शिक्षा सामाजिक एवं समाज के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान का मानदंड होना चाहिए। आजकल लोग आजीविका के लिए शिक्षा पढ़ रहे, एक अच्छी भैया सरकारी नौकरी मिल जाए, एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, बस इसलिए कर रहे, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य कैसा, सामाजिक और समाज के साथ राष्ट्र के उत्थान का होना चाहिए, नहीं तो वो संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, अभी संक्रमण फैल रहा है ना कोरोना वायरस, वैसा हो जाएगा। इसलिए अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का नौकरी के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है, नौकरी अपने आप मिलेगी। आगे, शिक्षया कृते समाजे औपचारिक साधनम यत वर्तते। मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में औपचारिक साधन कौन सा, शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो विद्यालय ही है। ठीक है, कौन सा साधन है शिक्षा ग्रहण के, समाज में औपचारिक साधन विद्यालय है। चलिए आगे देखें। भाषाया शिक्षणे यह केंद्रम भवति। भाषा शिक्षण का केंद्र कौन होता है तो हर बार पूछा, आप आंख बंद करके वो बालक ही लगाना है। भाषा शिक्षण का केंद्र कौन है, बालक, याद रखिएगा, बहुत ही वेरी IMP क्वेश्चन है। संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि सहायक नहीं है इनमें से तो आपको बता दें कि व्याकरण विधि तो सहायक है, पाठ्य पुस्तक विधि है,
प्रत्यक्ष विधि नहीं है। आपको बता क्यों? संस्कृत शिक्षण में दिए गए विकल्पों में प्रत्यक्ष विधि सहायक नहीं है, जबकि व्याकरण पद्धति और पाठ्य पुस्तक विधि इसके लिए महत्वपूर्ण है। अनुवाद विधि भाषा शिक्षण में उपयोगी है, क्योंकि इसमें क्यों है भैया अनुवाद विधि? क्योंकि इसमें अनुवाद द्वारा वाक्य रचना ठीक से समझी जा सकती है, इसलिए अनुवाद विधि ठीक है भाषा शिक्षण के लिए। मेरा एक और निवेदन होगा, आप इस वीडियो की लिंक को आगे तक शेयर करना, जिससे और जो लोग ने संस्कृत ली हो, उन्हें कठिनाई हो रही है, तो उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। मेरे से जो होगा मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप तक लाता रहूँगा। आगे, संस्कृत में कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, ये कथा कहानी का नहीं होता है उद्देश्य। ठीक है, तो संस्कृत शिक्षण एक विधि कहानी शिक्षण है, जो है उद्देशित करती कहानी शिक्षण से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना उसका प्रमुख उद्देश्य है। ध्वनि विज्ञान नहीं सिखाता, वो तो व्याकरण सिखाएगा। इसी तरह छात्रों की तर्क शक्ति को विकसित करना, छात्रों का उत्तम चरित्र निर्माण करना आदि भी सम्मिलित हैं कहानी शिक्षण में। अतः यहाँ पर छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना शिक्षण उद्देश्य कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्वनि विज्ञान का है। आगे, पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है। अभी हमने बताया था कि पहले नियम फिर उदाहरण निगमन विधि में। अभी याद कैसे रखें? कई लोग बोले हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखना निगमन में नी पहले है, तो जिसमें पहले नियम आता है वो क्या हो जाएगी? निगमन विधि, और जिसमें उदाहरण पहले आता है वो आगमन विधि। ऐसे याद रखें। आगे, हितोपदेश का संबंध किस विधि से है? तो आपको बता दें, हितोपदेश का संबंध कहानी कथन विधि से है। ठीक है, कहानी के माध्यम से क्या किया जाता है? हित का उपदेश दिया जाता है। संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। किस विधि में? व्याख्या विधि में। ठीक है, वो अध्यापक होगा। आपको ये जब पेपर देने बैठो, आपको ये सोचना है कि आप एक संस्कृत के अध्यापक है, उस समय आप क्या करेंगे, तो उसको आधार लेकर के पेडागोजी के आंसर लगाए जाते हैं। और देख लीजिए, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम, यह शिक्षण का सूत्र है। ठीक है, तो यह है विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, क्योंकि आगमन विधि कैसी होती? विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, तो पहले बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, फिर सामान्य नियम की ओर जाया जाता है। ठीक है, 30 प्रश्न होगा। मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, जो आपको इसमें कमेंट में उत्तर बताना है, हल करना है। अगला जो सेकंड इसका पार्ट होगा, उसमें हम इसका उत्तर बताएंगे और आगे कुछ ऐसे ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो आपको उत्तर देना है। एक कुशल संस्कृत अध्यापक को सर्वाधिक क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए, कक्षा में प्रवचन करना चाहिए। इनमें से क्या करना चाहिए? मुझे उम्मीद है आप कमेंट में ABCD में से उत्तर जरूर देंगे। साथ ही साथ इसके वीडियो की लिंक को आगे तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।